हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये फर्स्ट वीक मार्च 2026 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। पूरे सप्ताह का एक ही वीडियो में आपको पूरा करंट अफेयर्स मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ जो है ना और टेस्ट दोनों शार्प लर्निंग ऐप पर अपडेट कर दिया गया है। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है करंट अफेयर्स का, वो डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और सबसे पहले आपको बताऊं कि हम लोग वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली इन सब में टॉपिक वाइज कंटेंट देते हैं। तो सबसे पहले राजनीति के नाजुक फैसले, इन सब से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक लेते हैं। अभी टॉपिक्स बहुत सारे हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में जो युद्ध चल रहा है और भी बहुत कुछ। तो एक एक करके सबको सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों राजनीति से रिलेटेड महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चंस। किस पूर्वोत्तर राज्य में 10 पंचायतों में पायलट नारी अदालतें शुरू की गई हैं? आंसर का त्रिपुरा। त्रिपुरा में ये किया गया है और ये भारत सरकार की नारी अदालत कार्यक्रम है। तो उसको राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विस्तार दिया जा रहा है। और पायलट प्रोजेक्ट के तहत, पायलट प्रोजेक्ट मतलब हुआ कि वो ऐसा अवसर देखने के लिए कि ये किस तरह से लागू हो सकता है, इसके लिए। ठीक है। और ये जो है ना, वो केंद्र सरकार की जो मिशन शक्ति, उसका जो संबल उप योजना है, उसी के अंतर्गत ये नारी अदालतें होती हैं। ये पंचायत आधारित होती हैं, जिसमें जो समस्याएं हैं महिलाओं की, वो सब वहीं पर निराकरण हो जाता है। ठीक है। तो त्रिपुरा की बात कर रहे हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनिक साहा। गवर्नर है नल्लू इंद्रसेना रेड्डी। राजधानी है अगरतला। अगला क्वेश्चन, शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में अदालत ने किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री को आरोप मुक्त कर दिया है? आंसर होगा दिल्ली। बहुत ये खबर आई थी जब दिल्ली का विधानसभा चुनाव होने वाला था, उससे कुछ महीने पहले शराब घोटाले के लेकर, और फिर जेल में बंद किया गया था काफ़ी समय तक के लिए। और करीब अरविंद केजरीवाल जो है वो 177 दिन, और पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर 17 महीने तक वो जेल में थे। संजय सिंह, वो भी 6 महीने जेल में रहे। ईडी की वजह से, ईडी ने जेल में डाल दिया था। लेकिन अब कह दिया है कि ये कोई घोटाला था ही नहीं। ठीक है, नीतिगत फैसला था और ये सब कुछ ठीक था, कोई घोटाला नहीं हुआ। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति वो जारी की है, तो इसका नाम क्या है? आंसर है प्रहार। प्रहार नाम से है। प्रहार का फुल फॉर्म है प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, एग्रीगेशन ऑफ कैपेसिटी, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ, अटेंट्यूटिंग रेडिकलाइजेशन, अलाइनिंग इंटरनेशनल एक्टर्स, रिकवर एंड रिसिलियंस। मतलब बहुत ही लंबा नाम है। अब प्रहार नाम रखने के लिए इतने सारे चीज़ों को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो आप केवल प्रहार याद रखिएगा। 8 पेज का है, ये पॉलिसी है। इसमें बताया गया है कि आतंकवाद के साथ साथ साइबर हमले, डार्क वेब, ड्रोन जैसी जो आधुनिक जो चुनौतियां हैं, उससे कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और वायरस और बीमारी, इस टॉपिक पे चलते हैं और इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं। और दोस्तों, पसंद आ रहा हो तो एक लाइक बटन तो बनता है ना। और अगर आपने यूट्यूब चैनल सरकार जॉब न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, किस खाड़ी देश ने दुनिया भर में बर्ड फ्लू के मामलों की वजह से भारत सहित 40 देशों से पोल्ट्री, मीट और अंडे के आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया? आंसर होगा सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब में ये किया गया, फैसला लिया सऊदी अरब ने। हालांकि अभी तो वहाँ युद्ध चल रहा है मिडिल ईस्ट में, इस चक्कर में सऊदी अरब में तो सामान जाना मुश्किल ही है। हालांकि रेड सी के जरिए जा सकता है सामान। तो ये है एक महत्वपूर्ण। देखिए, दुनिया के अलग अलग जगहों पर, भारत में भी H5N1 यानी बर्ड फ्लू के मामले बहुत तेजी से आए हैं। और उसमें मुर्गियों में, टर्की, कबूतर, तीतर, इन सब में संक्रमण होता है और इससे मनुष्यों को भी इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो इसलिए ये फैसला जो है ना, वो सऊदी अरब की सरकार ने लिया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के मामलों की वजह से संजय गांधी जैविक उद्यान को आम लोगों के लिए फरवरी मार्च में 1 सप्ताह के लिए बंद कर दिया गया? आंसर होगा बिहार।
पटना में मुर्गियों के में संक्रमण के मामले सामने आए और वहाँ पर इस तरह से मुर्गी फार्म से जो मुर्गियाँ थी उन सबको दफनाया भी गया है बड़े पैमाने पर। तो इसी वजह से जो वहाँ पटना में जू है यानी संजय गांधी जैविक उद्यान, उसको एहतियातन आम दर्शकों के लिए और मॉर्निंग जो वॉक करते हैं उनके लिए प्रवेश कुछ वक्त के लिए पूर्णतः बंद कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहते हैं। कई सारे अपॉइंटमेंट है इस बार इस सप्ताह में। तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि राष्ट्रपति ने बिहार का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया है? आंसर होगा सैयद अता हसनैन। ठीक है, क्या नाम है? सैयद अता हसनैन। और ये जो है ना वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 मार्च को 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में नई नियुक्तियां की हैं राज्यपालों की। ठीक है, तो ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन हैं। तो वो आए हैं यहाँ पर बिहार में गवर्नर के तौर पर और 2013 में ये रिटायर हुए थे। और आपको बताऊं कि आर्मी हेडक्वार्टर में मिलिट्री सेक्रेटरी के तौर पर काम कर चुके हैं। और बाद में फिर 2018 में उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का उनको चांसलर बनाया गया था। तो बड़ी यूनिवर्सिटी के चांसलर का काम भी कर चुके हैं। तो अब बिहार में राज्यपाल होने के साथ साथ वहाँ के जो स्टेट यूनिवर्सिटी है तो उसके चांसलर भी रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि वहाँ के जो विश्वविद्यालय हैं उनकी व्यवस्था शायद कुछ सुधरे, क्योंकि सीधा कंट्रोल जो है ना वो राज्यपाल का होता है यूनिवर्सिटीज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने पश्चिम बंगाल का नया गवर्नर किसे नियुक्त किया? आंसर होगा आर एन रवि। आर एन रवि जो थे ना वो तमिलनाडु के गवर्नर थे, लेकिन उनका ट्रांसफर किया गया तो यहाँ पर नियुक्ति हुई है। इससे पहले यहाँ पर सीवी आनंद बोस थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार मार्च 2026 में किसे मिला है? आंसर होगा राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को मिला है। तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो है वो केरल के गवर्नर हैं, लेकिन उनको एडिशनल चार्ज तमिलनाडु का भी दे दिया गया है। ठीक है, तमिलनाडु में चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन। और यहाँ से तमिलनाडु में जो थे आर एन रवि, उनको पश्चिम बंगाल भेज दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति ने मार्च 2026 में महाराष्ट्र का नया गवर्नर किसे बनाया? तो जिष्णुदेव वर्मा। इससे पहले गुजरात के जो राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उनके पास एडिशनल चार्ज था महाराष्ट्र का। ठीक है, तो अब इनको बना दिया गया है और ये अब महाराष्ट्र के गवर्नर हो गए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, तेलंगाना के नए गवर्नर कौन है? तो शिव प्रताप शुक्ल। इससे पहले शिव प्रताप शुक्ल जो है ना वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, अब उनको यहाँ भेज दिया गया है तेलंगाना में। ठीक है, तो एक महत्वपूर्ण बात है। और जबकि तेलंगाना में जो गवर्नर थे जिष्णुदेव वर्मा, उनको महाराष्ट्र भेज दिया गया। ठीक है, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कौन है? रेवंत रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बनाया गया है? तो कविंद्र गुप्ता बनाया गया है। ठीक है, कविंद्र गुप्ता। तो देखिए कविंद्र गुप्ता जो है ना वो इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में उपराज्यपाल थे, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके बाद इनको नियुक्ति दी गई है हिमाचल प्रदेश में गवर्नर के तौर पर। जबकि हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर है ना थे कहिए शिव प्रताप शुक्ल, उनको तेलंगाना का गवर्नर बनाया गया है। ठीक है, अब सवाल होगा कि नागालैंड के नए राज्यपाल कौन है? तो नंद किशोर यादव हैं और बिहार के में बीजेपी के सीनियर लीडर रहे हैं। तो अब उनको नागालैंड का गवर्नर बनाया गया है। नागालैंड में चीफ मिनिस्टर कौन है? नेफ्यू रियो है और राजधानी है कोहिमा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर किसको नियुक्त किया है? तो है विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना इससे पहले दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे यानी उपराज्यपाल थे। तो अब उनको भेजा गया है लद्दाख में, और लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और हिमाचल प्रदेश का गवर्नर उनको बना दिया गया। ठीक है, अब सवाल ये होगा कि अब सवाल यहाँ पर होगा कि केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? उपराज्यपाल। आंसर होगा तरनजीत सिंह संधू। ओके, तरनजीत सिंह संधू। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। एक बार फिर से बता दूं, पश्चिम बंगाल आर एन रवि, महाराष्ट्र जिष्णुदेव वर्मा। ठीक है, बिहार तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन। तमिलनाडु में राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को प्रभार दिया गया है जो कि केरल के गवर्नर हैं। तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ल को भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता। नागालैंड नंद किशोर यादव।
क्लियर होगी बात। और दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर वो तरनजीत सिंह संधू और लद्दाख में विनय कुमार सक्सेना उनको जिम्मेदारी दी गई है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग। प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तो उसकी जो अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो सुनीत्रा पवार को। वो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं और अजित पवार जिनका निधन हो गया था 28 जनवरी को प्लेन क्रैश में, उनकी पत्नी है ये सुनीत्रा पवार। अगला क्वेश्चन, ओपन एआई ने भारतीय मूल के किस अधिकारी को अपना मुख्य मानव संसाधन अधिकारी यानी चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है? आंसर होगा अरविंद केसी। ठीक है, तो 25 फरवरी को इनको नियुक्त किया गया है। और इससे पहले वो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स, उसमें गेमिंग विभाग में चीफ पीपल ऑफिसर थे। अब ओपन एआई ने अपना चीफ पीपल ऑफिसर नियुक्त किया है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला टॉपिक है आर्थिक यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से रिलेटेड महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो प्रश्न यहां पर होगा, केंद्र सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, उसके लिए नया बेस ईयर यानी आधार वर्ष क्या लागू किया है? तो होगा 2022-23 को। ठीक है, 2022-23 आधार वर्ष वो होता है जिसे मूल संदर्भ वर्ष मानकर जीडीपी और अन्य जो राष्ट्रीय आय है उनके आंकड़ों का उसको मापा जाता है। ठीक है, तो एक मान लिया जाता है कि उस वर्ष कितनी कीमत थी और अभी कितनी कीमत है, और उसमें घटा दिया जाता है जो इन्फ्लेशन हुआ है यानी महंगाई जो बढ़ी है वो, उससे जो है ना वो रियल जीडीपी निकलता है। ठीक है, दो तरह की जीडीपी होती है, एक रियल होती है और एक नॉमिनल होती है। रियल जीडीपी में क्या है, एक खास ईयर को कर दिया जाता है कि हम उस ईयर यानी 22-23 इससे हम तुलना करेंगे, बेस ईयर हो गया। ठीक है, और नॉमिनल जीडीपी होता है जो पिछले साल की हम तुलना करते हैं। क्लियर होगी बात। और क्यों जरूरत पड़ी है, क्योंकि अलग अलग समय में जो है ना अर्थव्यवस्था की संरचना बदलती है। जैसे अभी सर्विस सेक्टर बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, डिजिटल अर्थव्यवस्था बढ़ी है, तो ऐसे में नए आधार वर्ष की जरूरत होती है। और उसमें क्या होता है, जीडीपी को मापने के लिए अलग अलग चीज़ों को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जैसे आईएमएफ, तो वो बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। तो आपको पता होगा कि पिछले दिनों आईएमएफ की एक रिपोर्ट आई थी कि, और उसमें बताया गया था कि भारत के जीडीपी के जो आंकड़े हैं ना उसको कैटेगरी दिया गया था सी, तो मतलब बहुत खराब दिया गया था। तो अब सरकार ने अपने जीडीपी के आंकड़ों को जो थोड़ा सा बदलाव किया है। एक और महत्वपूर्ण बात ये की गई है, अच्छा ये आपको बताऊं कि ये जो किया गया ना वो इससे पहले 11-12 था आधार वर्ष, हालांकि 5 साल में ही बदलना था, लेकिन कई वजहों से ये नहीं बदला गया था, अब चेंज किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग महत्वपूर्ण। वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर 2025, तो उसमें भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही है? 7.8% रही है। और ये 2022-23 का जो बेस ईयर है, जो मैंने इस पहले वाले प्रश्न बताया था, तो उस आधार पर ये पहला जीडीपी का आंकड़ा है। कौन जारी करता है जीडीपी का आंकड़ा? तो वो जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, वो जारी करता है और ये जारी किया गया है। ओके, और इसमें 2022-23 के बेस ईयर को आधार बनाया गया है। क्लियर होगी बात। और जीडीपी क्या है? जीडीपी जो है ना उस किसी खास अवधि में उस देश में जितने भी सामान का उत्पादन हुआ है और सेवा का उत्पादन हुआ है उसकी वैल्यू को कहते हैं। जीडीपी जो है ना वो उससे पता चलता है कि देश की आर्थिक तरक्की कितनी हो रही है, और अगर कम जीडीपी है, माइनस में है, तो कितना नेगेटिव की ओर जा रहे हैं हम। ठीक है, तो ये है एक महत्वपूर्ण बात। अगर हम देखें कि अभी तीसरी तिमाही में कितना है, 7.8%, दूसरी तिमाही उसमें 8.4% थी, और पहली तिमाही ये 2025-26 की बात कर रहे हैं तो 6.7% ये जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिली थी। अच्छा, जीवीए ग्रोथ रेट वो कितना पाया गया है? तो 7.8% जीवीए ग्रोथ रेट पाया गया है। जीवीए क्या है? मतलब कि ग्रॉस वैल्यू एडेड। साधारण शब्दों में कहें तो जीवीए से किसी अर्थव्यवस्था में होने वाले टोटल आउटपुट या इनकम का
पता चलता है। तो ये पता चलता है कि एक तय अवधि में इनपुट कॉस्ट और जो कच्चे माल का दाम है उसको निकालने के बाद एक्चुअल में कितने सेवाओं का या सामान का उत्पादन हुआ है, इसमें सब्सिडी वगैरह हटा दिया जाता है। क्लियर हो बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने अप्रैल 2026 में कितने प्रतिशत एथेनॉल और कितने रिसर्च ऑक्टेन नंबर यानी RON वाले पेट्रोल को पूरे देश में बिक्री अनिवार्य कर दिया है? आंसर क्या होगा इसका? 20% एथेनॉल और 95 RON। तो केंद्र सरकार ने तय कर दिया कि 1 अप्रैल से पूरे देश में 20% इथेनॉल मिला हुआ ही पेट्रोल मिलेगा। इससे पहले अलग अलग जगहों पर प्रयोग के तौर पर ये मिलाए जाते थे, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, इथेनॉल। तो सरकार का ये कहना है कि इससे जो ना वो विदेशी मुद्रा की बचत होती है। 2014-15 से लेकर अभी तक 1,40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की फॉरेन एक्सचेंज की बचत हुई है इथेनॉल मिलाने से। ठीक है, कई सारे संदेह भी हैं इथेनॉल के मिलाने से, मतलब मिलावट है। तो कोई कह रहा है कि हमारा एवरेज घट गया, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। ओके, तमाम कंपनियों ने कहा है कि टाइमली अपने कार या बाइक इन सब की सर्विस कराते रहें, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे बढ़ते हैं और डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। प्रश्न यहां पर होगा, भारत के पहले स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उड़ान भरी। नाम है क्या? प्रचंड नाम है इसका। 27 फरवरी को जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन से उन्होंने जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर कहिए, तो उसी में उड़ान भरी प्रचंड में। उनके साथ ग्रुप कैप्टन NS बहुआ, तो वो भी उसमें मौजूद थे। इस हेलीकॉप्टर को HAL ने बनाया, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, और भारत के द्वारा बनाया गया पहला ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। यहाँ पर लड़ाकू हेलीकॉप्टर की बात हो रही है। तो 550 किलोमीटर की रेंज है इसकी, अधिकतम 268 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ान भर सकता है। एक बार में 1750 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है ये। अब सैन्य अभ्यास से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, और ये प्रश्न यहाँ पर है कि किस भारतीय बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास से लौट रहे ईरानी युद्धपोत IRIS यानी IRIS देना को अमेरिकी नेवी ने टॉर्पीडो से हमला करके उसको डुबो दिया? आंसर क्या होगा? मिलान। और ये घटना कहाँ पर हुई है? ये अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में हुई है घटना, और ये श्रीलंका के पास में हुई, तो श्रीलंका के जल क्षेत्र से जस्ट बाहर पे हुई है। तो ये अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो ईरान के साथ युद्ध हो रहा है ना, तो उस युद्ध शुरू होने के 5वें दिन ये घटना हुई थी। ओके, तो यही था INS देना, और अमेरिका के जो वॉर सेक्रेटरी हैं, या कहिए उनको युद्ध मंत्री, पूरी दुनिया में एक ही देश है जिसने अपने डिफेंस डिपार्टमेंट या डिफेंस मिनिस्ट्री का नाम जो ना वो वॉर डिपार्टमेंट रखा हुआ है। ओके, तो वहाँ के वॉर सेक्रेटरी हैं, मतलब सेक्रेटरी मतलब यहाँ मंत्री कहेंगे हम उनको। तो उनका कहना है कि हिंद महासागर में टॉर्पीडो से हमला किया गया, और ये इस तरीके से हमला किया गया टॉर्पीडो से। टॉर्पीडो कहाँ से निकला? तो वो पनडुब्बी से ही निकला। तब पनडुब्बी ने घात लगाया हुआ था, और ये खबर आ रही है कि ये चूंकि मिलान एक्सरसाइज में आया था, तो इसके पास बहुत ज़्यादा हथियार नहीं थे, बहुत लिमिटेड हथियार थे, उससे वो लड़ भी नहीं सकता था। तो एक तरह से कह सकते हैं कि निहत्था था, और उसको टॉर्पीडो करके उसको मारा गया। 83 से ज़्यादा नौसैनिक जो ईरान के थे उनके मौत की खबर है। जहाज पर लगभग 180 नौसैनिक सवार थे। ये घटना कहाँ पर हुई है आपको दिखाते हैं। विशाखापट्टनम इस इलाके में है। यहाँ से जब खत्म हुआ मिलान एक्सरसाइज, जिसमें 70 से भी ज़्यादा देश उसमें शामिल हुए थे, शायद 76, तो वहाँ से लौट रहा था वो, और जैसे ही ये इस लोकेशन पे आया है, अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है ये, तो वहीं पर यहाँ से घात लगाकर पनडुब्बी थी, और उसने हमला किया टॉर्पीडो से, और इस लोकेशन पर ध्वस्त कर दिया, खत्म कर दिया। इसके साथ 2 और नेवल शिप थी ईरान की। एक को भारत में उसको फिलहाल शरण दी गई है, और एक श्रीलंका में मौजूद है। ठीक है, तो ये पूरी स्थिति रही है, और इसकी वजह से भारत की इमेज पर बहुत धक्का लगा है कि भारत का जो एक मेहमान है, हम कहते हैं ना अतिथि देवो भव,
और हमारा अतिथि निकला हमारे घर से और उसको मार डाला गया, डुबो दिया गया समंदर में। तो ये है पूरी की पूरी बात, और ये घटना हुई है। हम मिलन एक्सरसाइज क्यों कर रहे थे इतने सारे देशों के साथ, 70 से ज़्यादा देशों के साथ? इसलिए ना कि हमारी जो नौसैनिक क्षमता है, नौसैनिक जो अ, पूरा प्रबंधन है, वो दुनिया जाने। लेकिन क्या हुआ, उल्टा हो गया। दुनिया ने ये जाना कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत से निकलता हुआ भारत के जो मेहमान है उसको मारा जा सकता है। ठीक है, बाद में फिर सरकार ने कहा है कि हमने भी बचाने की कोशिश की थी, श्रीलंका ने हालांकि बचा लिया था बहुत सारे लोगों को। ठीक है, तो ये है, ये घटना हुई है, दुखद घटना है भारत के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे टॉपिक पे चलते हैं, और टॉपिक का नाम है इवेंट, यानी आयोजन, दुर्घटना वगैरह वगैरह। ठीक है, उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आपने शार्प लर्निंग ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का ही है ये, और वहाँ पर कई सारे कोर्सेज चलते हैं, और ख़ासतौर पर करंट अफेयर्स के बैचेज हैं। एक बेसिक मेंबरशिप बैच है जो कि एसएससी, टीचर, रेलवे, इन सब के करंट अफेयर्स के लिए है, और दूसरा है ISPCS, उस लेवल का करंट अफेयर्स का बैच। और इसमें आपको क्या मिलेगा, अगले 1 साल तक अपडेट मिलेगा करंट अफेयर्स का, और पिछले 2 सालों के कंटेंट मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर तो केवल PDF मिलता है आपको डेली का करंट अफेयर्स का, यहाँ पर आपको वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये सारे PDF मिलेंगे आपको। मॉक टेस्ट आप दे सकते हैं, अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। ठीक है, PDF कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ नोट्स होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, और साथ में उसमें वीडियो का लिंक भी होते हैं। ठीक है, तो उससे आप बेहतर ढंग से समझ पाते हैं। तो ये होली ऑफर चल रहा था, अभी शायद 1 आध 2 दिन ही बचा है, आप लाभ उठा सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग, और प्रश्न होगा इवेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2026 के चीफ गेस्ट किस देश के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब हैं? तो फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड जो ना यूरोपीय संघ और नॉर्डिक क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण भारत का भागीदार देश है। तो उसके जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे, अलेक्जेंडर स्टब। भारत में जो ये रायसीना डायलॉग आयोजित किया गया उसमें। अच्छा, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर भी अभी हाल ही में आए थे। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर का नाम है पेटेरी आर्पो। वो AI समिट जो हुआ था ना दिल्ली में, उसमें शामिल होने आए थे। तो एक बार चलते हैं फिनलैंड। देखिए, फिनलैंड जो ना इस क्षेत्र में है, ठीक, उसकी सीमा लगती है इधर रशिया से, इधर स्वीडन से, और इस तरफ ये है नॉर्वे से। क्लियर हो गई बात? अगला क्वेश्चन है, रायसीना डायलॉग 2026 की थीम क्या है? तो संस्कार, अभिकथन, समायोजन, उन्नति, ये है इस बार की थीम। रायसीना डायलॉग जो है ना वो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमी, यानी भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र, इस पर एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, दिल्ली में आयोजित किया जाता है। पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था, और 2026 का जो ये संस्करण था वो 11वां संस्करण था। 5 मार्च को उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और 5 से 7 मार्च तक ये 3 दिनों का आयोजन हुआ था। तो चीफ गेस्ट मैंने पहले बताया आपको, फिनलैंड के प्रेसिडेंट डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब थे। अब आगे बढ़ते हैं और स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेते हैं। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? जम्मू कश्मीर ने जीत लिया है, ये पहली बार जीता है। और किसको हराया? कर्नाटक को हराकर ये खिताब जीत लिया है। अब बात करेंगे अवार्ड से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और प्रश्न होगा, भारत के किस एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ आगमन हवाई अड्डा श्रेणी में एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है? आंसर होगा मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये तटीय शहर है मैंगलोर, वहीं का ये एयरपोर्ट है, और लगातार दूसरी बार यह खिताब मिला है। 2024 का भी खिताब इसे मिला था, और 2025 का भी मिल गया है, और ये अवार्ड का ऐलान अभी मार्च 2026 में किया गया है। अब साइंस एंड रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर, भारत ने किस देश से 10 वर्षों में लगभग 10,000 टन यूरेनियम आयात करने के लिए समझौता किया? आंसर होगा कनाडा। कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मार्क कार्नी, वो 27 फरवरी से 2 मार्च 2026 तक भारत की यात्रा पर है, और भारत और कनाडा के बीच में तनाव चल रहा था, वो अब खत्म हो गया है लगभग लगभग।
ठीक है। तो 2 मार्च को दोनों देशों ने परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के लिए 1.9 अरब डॉलर के 10 वर्षीय यूरेनियम आपूर्ति समझौता पर सिग्नेचर किया है। तो इससे क्या होगा, भारत में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बिजली बनाया जाता है, उसके लिए हमें यूरेनियम यानी जो ईंधन है वो हमें मिल सकेगा। कनाडा जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। वहाँ की एक कंपनी है केमको, वो दुनिया भर के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसको सप्लाई करती है। तो ये समझौता हुआ है अगले 10 वर्षों तक के लिए। आपको बताऊं कि इससे पहले भी समझौता था 2015 से 2020 तक के लिए यूरेनियम सप्लाई का। लेकिन देखिए क्या है ना, जो उससे पहले जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे जस्टिन ट्रूडो, उससे भारत सरकार की तलखी हो गई थी और उसके बाद उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया था। तो अब नई सरकार है, नई निजाम है, और ऐसे में वहाँ कनाडा में तो अब यूरेनियम भारत को मिल सकेगा। अब आपके मन में सवाल हो सकता है कि क्या यूरेनियम भारत के पास नहीं है क्या? देखिए भारत में है, लेकिन बहुत लो ग्रेड का है। इसके बावजूद भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 50 से 60% घरेलू तौर पर ही मतलब वो कर लेता है। ठीक है, भारत में जो कुल स्थापित बिजली, परमाणु बिजली क्षमता है वो 7,000 मेगावाट है, और वर्ष 2032 तक ये लक्ष्य है कि 22,000 मेगावाट किया जाए। ठीक है, लगभग 3 गुना। ओके, तो ये है महत्वपूर्ण बात। और भारत की जो कुल बिजली उत्पादन में परमाणु ऊर्जा की हिस्सेदारी अभी 3 से 4% है, और भारत का लक्ष्य है कि 2030 के बाद परमाणु ऊर्जा के जो क्षमता है ना उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए, और इसीलिए कनाडा से ये लिया जा रहा है। तो अब सवाल होगा कि क्या दूसरे देश से भी लेते हैं? हाँ, कई देशों से हम और लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, उधर अजरबैजान हो गया, और भी कई देशों से हम कच्चे माल को लेकर यानी ईंधन के तौर पर यूरेनियम मंगवाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब निधन से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेंगे। वरिष्ठ पत्रकार एच के दुआ का निधन हो गया 4 मार्च 2026 को 88 वर्ष की आयु में। तो किस देश में भारतीय राजदूत रह चुके हैं? आंसर का डेनमार्क। ठीक है, 2001 से 2003 तक डेनमार्क में भारतीय राजदूत थे वो। ओके, पत्रकारिता और सामाजिक जीवन इन सब में उन्होंने बहुत ही काम किया था, और पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है इनको। ये 2009 से 2015 तक राज्यसभा के सदस्य भी थे, सांसद भी रह चुके थे। 2001 से 2000 मतलब उससे पहले 2001 से 2003 तक वो डेनमार्क में भारत के राजदूत रहे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में भी मेंबर रहे थे, और 2 प्रधानमंत्री जैसे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और एच डी देवगौड़ा, उनके मीडिया सलाहकार भी रह चुके थे वो। अगला क्वेश्चन, प्रख्यात समाज शास्त्री टी के उम्मन का निधन हो गया 26 फरवरी 2026 को। तो उन्हें कौन सा पुरस्कार मिल चुका था? आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। वी राव पुरस्कार, पद्म भूषण, जीएस घुड़िये पुरस्कार, ये सारे अवार्ड मिल चुके थे। आपको बताऊं कि ये जेएनयू में प्रोफेसर एमरेटस भी रहे थे इन्होंने ये, और समाज शास्त्र के क्षेत्र में उन्होंने बहुत काम किया था। 2008 में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिल चुका था। अगला क्वेश्चन, वरिष्ठ नेता आर नल्ला कनु, तो उनका निधन हो गया 25 फरवरी 2026 को। तो किस पार्टी से जुड़े थे? आंसर का इसका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई से जुड़े हुए थे। 101 वर्ष के थे। उम्र संबंधित बीमारियों की वजह से उनका निधन हो गया। और अब एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मीठे पानी के बाढ़ वाले मैदानी इलाके में फिशिंग कैट ये सबसे अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा टाइगर रिजर्व है? आंसर काजीरंगा टाइगर रिजर्व। यहाँ पर सवाल मीठे पानी की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर सवाल हो कि किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा फिशिंग कैट है, तो वो उसका जवाब क्या होगा? उसका जवाब बदल जाएगा। उसका जवाब होगा ये सुंदरवन। ठीक, सुंदरवन टाइगर रिजर्व। लेकिन वो जो है ना वहाँ पर खारा पानी है, जो बंगाल की खाड़ी से जो पानी आता है उससे। तो वहाँ खारे पानी की फिशिंग कैट है, वहाँ सबसे बड़ी आबादी है वहाँ पर, करीब 385 के आसपास। लेकिन अगर मीठे पानी के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो वो जो है ना वो आपको यहीं पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम में 57 फिशिंग कैट दर्ज की गई है। ये मछलियाँ खाती हैं ये बिल्लियाँ, ठीक है। और आपको बताऊं कि ये जो बिल्ली है ना वो विलुप्त मतलब
इसको जो है ना, इस बिल्ली को बहुत ही संरक्षित कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, विलुप्त होने हो सकती है इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन से रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अब तक यहाँ तक देख लिया है तो पसंद आ ही रहा होगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को। क्वेश्चन यहाँ पर है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF के तत्कालीन अध्यक्ष और CEO का नाम बताएं जिन्हें एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद इस्तीफा देना पड़ा है। बोर्गे ब्रांड, बोर्गे ब्रांड नाम है इनका, फोटोग्राफ ये रहा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक बहुत बड़ा फोरम है, और तो ये नॉर्वेजियन राजनीतिज्ञ थे, राजनयिक भी थे। 26 फरवरी को उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ठीक है। ये थी बात की जो यौन अपराधी था जेफरी एप्स्टीन, उसके साथ इन्होंने 3 बार बिजनेस डिनर किए थे। ईमेल के जरिए बातचीत हुई थी, टेक्स्ट मैसेज के जरिए बातचीत हुई थी, तो इनके खिलाफ जांच चल रही थी और इनको इस्तीफा देना पड़ा। अच्छा, WEF यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब चलते हैं विदेश, जिसकी काफी चर्चा होनी चाहिए क्योंकि युद्ध जो चल रहा है मिडिल ईस्ट में। क्वेश्चन यहां पर होगा, ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर का नाम बताएं जिनकी हत्या इजराइल और अमेरिका ने मिसाइल अटैक से कर दी। आंसर होगा सैयद अली खामनेई, ठीक है, सैयद अली खामनेई, ये रहा उनका फोटोग्राफ। 2 मार्च को उनकी हत्या की गई है। क्या हुआ कि इजराइल और अमेरिका ने 30 मिसाइल के जरिए हमला किया। ये ऑफिस में ही बैठे थे, 30 में इनकी मौत हो गई, बेटी, दामाद, बहू, पोती, इन सब की मौत हो गई। 40 कमांडर्स जो है ना वो भी मारे गए। तो ये है, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान। हालांकि जो सुप्रीम अथॉरिटी होती है वो वहाँ के सुप्रीम लीडर के पास होती है। तभी एक कमेटी है जो कि पूरा देख रेख कर रही है, और ये युद्ध भी लड़ रहा है। इसके बाद जो ईरान ने पलटवार किया तो उससे ईरान का प्रचंड रूप सामने आया है। आपको बताऊं, लगातार जो घटना चल रही है, एक बार मैप के जरिए देखते हैं। प्यारा भारत है अपना, और ये पश्चिम एशिया है, जिसको अमेरिका और यूरोप के लोग इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। तो ईरान पर हमला हुआ था तेहरान में, ये तेहरान है इस जगह पर। और उसके बाद ईरान ने इन तमाम देशों में जो अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट है, यानी वहाँ पर जो अमेरिका का तमाम बेस हैं, उसके एयर बेस है, नेवल बेस है, तो उन मिलिट्री बेस है, उन सबको ध्वस्त किया, उन सब पर मिसाइलें दागी, ड्रोन दागे। और इस क्षेत्र, यहाँ तक कि इसराइल का भी जो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम है उसका रडार को खत्म कर दिया। ऐसे में क्या हुआ है इस वक्त कि इसराइल में अब मिसाइलों को या ड्रोन को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। 3rd था ना, वो 1800 2000, मतलब काफ़ी ज़्यादा दूरी तक के जो मिसाइल हैं उन सब का अर्ली वार्निंग डिटेक्ट कर देता था कि मिसाइल चल चुकी है। तो पहले ही उस समय क्या होता था, उससे पहले टाइम मिल जाता था कि 15 मिनट 20 मिनट का कि मिसाइलें आ रही हैं। अब क्या है, उसने तमाम बैटरी नष्ट कर दी हैं ज़्यादातर। तो अब क्या है कि उसके पास वो जो ज़्यादा दूर तक, यानी करीब 300-400 किलोमीटर पहले ही पता चल जाता था, अब वो 40 किलोमीटर तक का ही रह गया, क्योंकि मेन जो रडार सिस्टम है उसका मतलब रडार ही ध्वस्त कर दिए गए। तो ऐसे में नुकसान बहुत हो रहा है इसका, इसराइल का, और यहाँ के नेवल बेस इन सबको, यहाँ तक कि जो ये यहाँ पर ये बहरीन है, इस इलाके में यहाँ पर बेड़ा था नेवल, अमेरिकी नेवल, तो उसको तमाम जहाज़ों को इधर लाना पड़ा है। ओके, तो ये एक स्थिति ये हुई है गजब की, मतलब हार नहीं मान रहा है, लगातार युद्ध जारी है उसके बावजूद। अगला क्वेश्चन, यूएस, अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध की वजह से किस जल डमरूनी स्ट्रीट से मालवाहक पोतों का संचालन ठप हो गया है, जिसके असर के संकेत भारतीय अर्थव्यवस्था पर दिखने लगे हैं, उद्योगों पर भी दिखने लगे हैं। आंसर का हार्मुज जल डमरू मध्य, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज ये कहाँ पर है हम देखेंगे। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है ना वो इस लोकेशन पे है, और ये 30 या 30.5 किलोमीटर चौड़ा ये मात्र सकरा रास्ता है। और ईरान ने हालांकि कहा हमने कि हमने बंद नहीं किया है ये रास्ता, लेकिन कोई भी जहाज इधर से गुजर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो मारा जा सकता है, क्योंकि कई टैंकर में आग लगा दिया गया है, ईरान ने लगाया, कभी अमेरिका ने लगा दिया, इसकी वजह से। और इसका असर क्या हुआ है, पूरे भारत पर देखने को मिल रहा है।
क्या हुआ है भारत पर असर? असर ये हुआ है कि यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई बंद हो गई है। कतर, जिससे हम बहुत ज़्यादा गैस लेते हैं, एलएनजी, लिक्विड नेचुरल गैस, जो मीथेन होता है, उसने अपना उत्पादन ही बंद कर दिया है। तो एलएनजी जो उद्योग इस्तेमाल करते हैं, बिजली के पावर प्लांट इस्तेमाल करते हैं, वो सब नहीं मिल रहा है। इसके अलावा एलपीजी, एलपीजी जो है ना, वो इन तमाम देशों से आता था 2/3 ज़रूरत, भारत की ज़रूरत का। एलपीजी जो है रिफाइनरी में बनता है। जब कच्चे तेल को गर्म किया जाता है तो सबसे ऊपर जो गैस बनती है वो होता है ब्यूटेन गैस और प्रोपेन गैस। उन दोनों को मिलाकर एलपीजी का तैयार किया जाता है, एलपीजी। ठीक है, उसके नीचे जो होता है वो पेट्रोल होता है, उसके नीचे डीजल वगैरह वगैरह ये सब चीज़ें होती है। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पर ये जो है अब चोक हो गया है, इसकी वजह से यहाँ से ऑयल का एक्सपोर्ट एक तरह से बंद हो गया है। किसी भी की भी हिम्मत नहीं है कि ये यहाँ से जाकर और इस इलाके से निकल सके। तो ऐसे में क्या है, तेल के लिए अब सऊदी अरब इस इलाके से, रेड सी से जो है जहाज भेज रहा है। लेकिन रेड सी में भी क्या है, यमन में जो हूती विद्रोही हैं ये हमला कर दे रहे हैं, अगर उसको दिख रहा है कि इसराइल और अमेरिका या उसके समर्थन वाले देश के जहाज हैं तो। ठीक है, अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब भारत को तेल और गैस की किल्लत हुई है तो अमेरिका ने 30 दिनों की छूट दी है, जैसा कि उसने कहा है कि 30 दिन के लिए आप रूस से तेल ले सकते हैं, लेकिन 30 दिन में वही तेल लेंगे जो रूस से निकल चुका है। ठीक है, रास्ते से आपने परचेज कर लिया वो वाले ही तेल ले सकेंगे। तो ऐसे में क्या हुआ है कि ऑयल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। जब मैं ये वीडियो आपको दे रहा था करीब 90-95 डॉलर के आसपास पार कर गया था, और ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। यहाँ भी ये बात कि हो सकता है $150 पर बैरल ये हो जाए रेट। आपको असर देखने लगा है भारत में जो एलपीजी है उसके रेट बढ़ा दिए गए हैं सरकार के द्वारा। तो ये है भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उसका असर है, नुकसान है, वो ये सब चीज़ें हैं जो आपने महत्वपूर्ण चीज़ को जान लिया। अभी और असर देखने को मिलेगा। आपको बताऊं कि मैंगलोर रिफाइनरी उसकी यूनिट्स बंद कर दी गई हैं क्योंकि उसके पास रिफाइन करने के लिए कच्चा तेल ही नहीं है। गुजरात के मोरबी में सेरेमिक क्लस्टर जो बनाए जाते थे, वो क्लस्टर था, वहाँ पर उत्पादन बंद कर दिया गया है। और यहाँ तक कि उर्वरक और फूड क्राइसिस की समस्या आने वाली है, ऐसी आशंका है। क्योंकि उर्वरक जो है ना वो इन्हीं तेल जो निकलता है इन्हीं से बाई प्रोडक्ट से बनाया जाता है। ठीक है, जैसे यूरिया, इसके अलावा कच्चा तेल, सल्फर वगैरह आता है कच्चे तेल से जो निकलता है, तो मतलब वो बाई प्रोडक्ट होता है कच्चे तेल का, सल्फर हो गया और भी चीज़ें, और उससे फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। तो अब कच्चा जो सामान है फर्टिलाइज़र बनने के लिए वो भी आना बंद हो गया है। तो और क्या हुआ इससे? अब आप कहेंगे कि अमेरिका से ले लो तेल, बाकी देशों से, वेनेजुएला से ले लो, लेकिन अब तमाम देश उन देशों तक पहुंच रहे हैं ना, तो कहाँ कहाँ देगा, कहाँ कहाँ से मिलेगा? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन यहाँ पर है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर 27 फरवरी 2026 को 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है। उनका नाम क्या है? मैंने पहले ही बता दिया, मार्क कार्नी नाम है उनका। और इस दौरान भारत और कनाडा के बीच में व्यापार, ऊर्जा, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, इन सब क्षेत्रों में साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि 2030 तक भारत और कनाडा का जो ट्रेड है, व्यापार है, वो $50 अरब तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। और ट्रेड एग्रीमेंट भी किया जा रहा है, CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, तो उस पर तेजी से काम चल रहा है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देशों के बीच में सीमा झड़प ने युद्ध जैसे हालात बना दिए और दोनों ने एक दूसरे के देश पर, उसकी राजधानियों पर हवाई हमले किए? आंसर होगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो 27 फरवरी को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल सहित प्रमुख शहरों पर पाकिस्तान ने बमबारी की, और उसके बाद पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उन्होंने ये कहा कि अब हम खुले युद्ध की घोषणा करते हैं। और उधर तालिबान भी अफगानिस्तान में जो शासन कर रहा है, उसने भी कह दिया है कि अब तो हम भी युद्ध कर रहे हैं। कई सारी वजह हैं, सबसे बड़ी जो वजह है वो डूरंड लाइन है। ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में 2640 किलोमीटर लंबी
यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है, ये डोरंड लाइन है। और इसको अफगानिस्तान का जो तालिबान शासन है वो नहीं मानता है। उसका कहना है कि उसकी जो सीमा होनी चाहिए वो यहाँ से ऐसे होनी चाहिए। ये उसका कहना है कि ये सब अफगानिस्तान का हिस्सा है। क्यों हिस्सा है? उसका कहना है कि अंग्रेजों ने डूरंड लाइन जो खींची थी 1803 में, तो उसकी वजह से पश्तून और बलूच जनजातियों को विभाजित कर दिया गया था, जो ऐतिहासिक रूप से सांस्कृतिक और जातीय समूह है। तो कुछ इधर रह गए, कुछ उधर रह गए, और इसकी वजह से वो नहीं मानता है कि ये डूरंड लाइन कोई है, ठीक है। दूसरी वजह है कि पाकिस्तान में तहरीक तालिबान एक संगठन है, तो वो वहाँ आतंकी हमले वगैरह करता है, तो इससे गुस्से में है पाकिस्तान, ठीक है। तो ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। भारत ने इस युद्ध की निंदा की। अब आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं और दिवस से रिलेटेड प्रश्न लेते हैं। निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 5 मार्च को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस की घोषणा की हुई है। WHO के द्वारा विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और इस बार की थीम है कम्युनिटी से क्लासरूम तक सभी बच्चों के लिए हियरिंग केयर। WHO के द्वारा ये घोषित है दिवस। अगला क्वेश्चन, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मार्च को मनाया जाता है और थीम है औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। विश्व समुद्री घास दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को मनाया जाता है और यह भी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 1 मार्च को, और इस बार की थीम है एक मजबूत और टिकाऊ भविष्य के लिए पर्यावरण से जुड़े जोखिम का मैनेजमेंट। 27 फरवरी 2026 को किस क्रांतिकारी का 95वां शहीद दिवस मनाया गया? तो है चंद्रशेखर आजाद। भारत की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता संग्राम, उसमें निडर होकर उन्होंने काम किया था। आज़ादी के संग्राम में उन्होंने प्रण लिया हुआ था कि कभी भी वह अंग्रेजों के हाथ में जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। 1931 में अंतिम क्षण तक उन्होंने इस वचन को निभाया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? मनाया जाता है क्यों? जो भारतीय फिजिसिस्ट थे यानी भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो उन्होंने स्पेक्ट्रोस्कोपी की खोज की थी जिसको रमन प्रभाव कहा जाता है, और इसके लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। तो उसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। उसी की वजह से, रमन प्रभाव की वजह से ही हम जो है ना वो अंतरिक्ष की जो दूरियां हैं वो सब नाप सके हैं। हम अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेज पाते हैं उन्हीं की वजह से। ओके, महत्वपूर्ण बात रही। थीम क्या है इस बार की? थीम है विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को बढ़ावा देना। ठीक है, क्लियर होगी बात? ये रही इस बार की थीम। अगला क्वेश्चन लेते हैं, वर्ष 2026 में दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है और इस बार की थीम है जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और इसका PDF टेस्ट वो सब अवेलेबल है शार्प लर्निंग ऐप पर। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है या कोई कोर्स परचेज किया हुआ है वो जाकर PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल हो गया है और टेस्ट भी अवेलेबल हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। मंडे टू सैटरडे डेली का करंट अफेयर्स आता है मॉर्निंग को करीब 8 बजे के आसपास, और मंडे टू सैटरडे रात को करीब 10 बजे के आसपास स्पेशल टॉपिक पर डिटेल कंटेंट होता है, तो उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। और संडे को हम लोग वीकली करंट अफेयर्स तो लाते ही हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।